मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बायना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विक्रय प्रदेश का भाग सेकंड, जो कि लगातार क्रम में है, का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। इस टॉपिक में हम अब भाग सेकंड में विक्रय प्रदेश के आकार को प्रभावित करने वाले घटक एवं दूसरा बिंदु विक्रय प्रदेश की स्थापना में ध्यान रखने योग्य बातों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भाग सेकंड में हमने विक्रय प्रदेश का अर्थ एवं परिभाषा, विक्रय प्रदेश स्थापित करने की आवश्यकता एवं महत्व और विक्रय प्रदेश स्थापित ना करने के कारणों का अध्ययन किया। अब हम आप देखते हैं विक्रय प्रदेश के आकार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। विक्रय प्रदेश का आकार कई तत्वों घटकों से प्रभावित होता है। इनमें से हमने कुछ प्रमुख घटकों को ई कंटेंट, जो 15 घटक हमने ई कंटेंट में दिखाए हैं, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला घटक है जो प्रभावित करने वाला उत्पाद की प्रकृति। उत्पाद की प्रकृति विक्रय प्रदेश के आकार को बहुत अधिक प्रभावित करती है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जिनका खूब विक्रय होता है कि विक्रयकर्ता को बार बार उन्हीं ग्राहकों से भेंट करनी होती है, जबकि औद्योगिक माल या दीर्घजीवी माल के विक्रयकर्ताओं को बार बार एक ही ग्राहक से भेंट नहीं करनी पड़ती है। इस तरह से उत्पाद की प्रकृति बहुत महत्व रखती है। दूसरा बिंदु है विक्रय कार्य की प्रकृति। विक्रय कार्य की प्रकृति भी विक्रय प्रदेश के आकार को प्रभावित करती है। कुछ विक्रयकर्ताओं को ग्राहकों से केवल माल का आदेश ही लेना होता है, जबकि कुछ अन्य को माल का आदेश लेने से पूर्व उन्हें कुछ प्रचार कार्य भी करना होता है। अतः प्रथम विक्रयकर्ता की तुलना में द्वितीय विक्रयकर्ता का विक्रय प्रदेश अपेक्षाकृत छोटा ही होगा। तीसरे बिंदु है उत्पाद की मांग। संस्था के उत्पाद की मांग विक्रय प्रदेश के आकार को प्रभावित करती है। सामान्यतः अधिक मांग वाले उत्पाद के लिए प्रदेश का आकार छोटा तथा कम मांग वाले उत्पाद के लिए प्रदेश का आकार बड़ा रखा जाता है। चौथा पॉइंट है विक्रय की संभावनाएं। यदि संस्था के उत्पादों के विक्रय की भारी संभावना नज़र आती हैं तो सघन प्रयास करने के लिए प्रदेश का आकार छोटा रखा जाता है। यदि विक्रय संभावना क्षीण हो तो प्रदेश का आकार भी बड़ा रखा जाता है। पांचवा बिंदु है वितरण का माध्यम। संस्था द्वारा अपनाए जाने वाला वितरण का माध्यम बहुत बड़ी सीमा तक विक्रय प्रदेश के आकार को प्रभावित करता है। यदि माल थोक व्यापारियों के माध्यम से बेचा जाता है तो विक्रयकर्ता का विक्रय प्रदेश बड़ा रखा जा सकता है, जबकि फुटकर व्यापारियों को माल बेचने की दशा में विक्रय आकार अपेक्षाकृत छोटा रखना होगा। छठवां बिंदु है इसका बाजार विकास की अवस्था। जो संस्थाएं नई स्थापित होती हैं वे प्राय अपने विक्रय प्रदेशों को बड़ा ही निर्धारित करती हैं। इसमें विक्रयकर्ताओं को पर्याप्त मात्रा में विक्रय आदेश प्राप्त करने में आसानी होती है, किंतु ज्यों-ज्यों संस्था का बाजार जमने लग जाता है अपेक्षाकृत छोटे विक्रय प्रदेश स्थापित किए जा सकते हैं। इससे खर्चों के नियंत्रण में भी सुविधा होती है। अगला बिंदु है प्रतिस्पर्धा की स्थिति। विद्वानों का कहना है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति का प्रदेश के आकार पर किसी निश्चित प्रभाव को आंकना कठिन होता है। वस्तुतः प्रबंधक जिस दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा के संबंध में सोचते हैं उसी के अनुरूप प्रदेश के आकार का निर्धारण किया जाता है। यदि प्रबंधक प्रतिस्पर्धा कड़ा मुकाबला करने के लिए सघन प्रयास करना चाहते हैं तो उन्हें विक्रय प्रदेश छोटे रखने होंगे। इसके विपरीत यदि प्रबंधक ये अनुभव करते हैं कि सघन प्रयासों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के उपरांत भी संस्था विक्रय में कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला है तो विक्रय प्रदेशों के आकार को बढ़ाकर
कई खर्चों को कम करने का निर्णय कर सकते हैं। अगला बिंदु है विक्रयकर्ताओं की योग्यता। विक्रयकर्ताओं की योग्यता भी विक्रय प्रदेश के आकार को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। अधिक सक्षम तथा चुस्त विक्रयकर्ता अधिक बड़े विक्रय प्रदेश के कार्य को भी देख लेते हैं, जबकि कुछ विक्रयकर्ता ऐसे भी होते हैं जो अपने सामान्य आकार के प्रदेश में भी संतोषप्रद कार्य नहीं कर पाते। अगला बिंदु है प्रबंधकीय नीतियाँ। प्रबंधकीय नीतियों का विक्रय प्रदेशों के आकार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो प्रबंधक अपने विक्रय कार्यों का तीव्र विस्तार करना चाहते हैं वे छोटे विक्रय प्रदेशों की स्थापना करते हैं तथा सघन विक्रय अभियान चलाते हैं, किंतु इसके विपरीत प्रकार के प्रबंधक अपेक्षाकृत बड़े आकार के विक्रय प्रदेश निर्धारित करते हैं। अगला बिंदु है जनसंख्या का घनत्व। जिन भौगोलिक प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है उन विक्रय प्रदेशों का भौगोलिक आकार छोटा रखा जाता है, किंतु जिन कम घनत्व वाले प्रदेशों में अधिक बड़े भौगोलिक आकार के विक्रय प्रदेश स्थापित किए जा सकते हैं। अगला बिंदु है परिवहन एवं संचार सुविधाएं। जब परिवहन एवं संचार की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो बड़े विक्रय प्रदेशों की स्थापना भी की जा सकती है, किंतु इनके अभाव में सीमित भौगोलिक क्षेत्र के थोड़े से ग्राहकों से संपर्क किया जा सकता है, अतः विक्रय प्रदेश का आकार भी छोटा ही रखना होता है। अगला बिंदु है विपणन संप्रेषण व्यवस्था की स्थिति। यदि किसी संस्था की विपणन संप्रेषण व्यवस्था जिसमें विज्ञापन, प्रचार प्रसार, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क आदि प्रभावकारी हैं तो ये बड़े विक्रय प्रदेशों की स्थापना कर सकती हैं। प्रत्येक विक्रयकर्ता बड़ी संख्या में ग्राहकों को आसानी से माल बेच सकेगा, क्योंकि ग्राहकों को प्रभावित करने में विक्रयकर्ता को अधिक समय नहीं देना पड़ेगा, किंतु संस्था की विपणन संप्रेषण व्यवस्था कमज़ोर होने पर संस्था तथा उसके उत्पादों की ख्याति नहीं बनती है, अतः विक्रयकर्ताओं को प्रत्येक ग्राहक के पास अधिक समय देना होता है। परिणाम स्वरूप प्रबंधकों को छोटे विक्रय प्रदेश ही निर्धारित करने पड़ते हैं। अगला बिंदु है विक्रय लागतें। प्रत्येक विक्रय प्रदेश के प्रबंध में कुछ स्थायी तथा कुछ परिवर्तनशील लागतें आती हैं। यदि संस्था छोटे विक्रय प्रदेश से ही सभी लागतें पूरी कर पाती है तो प्राय छोटा विक्रय प्रदेश ही निर्धारित करते हैं, किंतु सामान्य स्थिति में संस्था को कम से कम उतने आकार का विक्रय प्रदेश तो रखना ही पड़ता है जिसके विक्रय से आसानी से सभी लागतें पूरी की जा सकें। और अगला बिंदु है सरकारी नियम एवं नीतियाँ। सरकारी नियम नीतियाँ भी विक्रय प्रदेशों के आकार को निर्धारित करती हैं। हमारे देश में अनेक राज्य हैं तथा प्रत्येक राज्य में अनेक जिले हैं। इनमें विक्रय संबंधी नियम भी कई बार पृथक पृथक पाए जाते हैं, अतः विक्रय प्रदेश की स्थापना करते समय प्रत्येक राज्य के नियमों को भी ध्यान में रखना होता है। और अगला बिंदु है इसका जातीय तत्व। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि किसी विशेष जाति या संप्रदाय के लोग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। उनकी भाषा, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आदि भी एक विशेष प्रकार की होती है। वे अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं भी प्राय अपनी जाति के फुटकर व्यापारियों से ही खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक संस्था को विक्रय प्रदेश के आकार को निर्धारित करते समय जातीय तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे जाति या वर्ग का अलग विक्रय प्रदेश बनाकर अच्छा विक्रय किया जा सकता है। इस तरह से विक्रय प्रदेश के आकार को प्रभावित करने वाले घटकों का हमने अध्ययन किया। अब अगला इसमें बिंदु है टॉपिक में विक्रय प्रदेश की स्थापना में ध्यान रखने योग्य बातें।
या इसके क्या सिद्धांतों की पालना करनी चाहिए। विक्रय प्रदेशों की स्थापना करना कोई सहज कार्य नहीं है। इसके लिए उच्च स्तरीय बौद्धिक, मानसिक एवं प्रबंधकीय योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। इनकी स्थापना में विशेष सिद्धांतों या बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है ताकि प्रभावकारी विक्रय नियोजन एवं नियंत्रण किया जा सके। सामान्यतः विक्रय प्रदेशों की स्थापना में कुछ प्रमुख सिद्धांत या बातें जो हमने आपको ही कंटेंट में दिखा रखी हैं का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहली बात है ध्यान रखने वाली, बाजार का समान वितरण। विक्रय प्रदेशों की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण बाजार को विभिन्न बाजार इकाइयों, विक्रयकर्ताओं, शाखाओं, मध्यस्थों में बांटना होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विक्रय प्रदेशों की स्थापना में समानता बरतनी चाहिए। सभी प्रदेश लगभग समान कार्यभार एवं आकार वाले होने चाहिए। इससे विक्रयकर्ताओं के साथ तो न्याय होगा ही, साथ ही संस्था के सभी ग्राहकों को संतुष्ट करने में भी आसानी होगी। दूसरा बिंदु है इसका अवसरों की समानता। विक्रय प्रदेशों की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी संबंधित वर्गों को विकास एवं सफलता के समान अवसर उपलब्ध हो सकें। विक्रय प्रदेश इस प्रकार निर्धारित किए जाना चाहिए कि उस प्रदेश के सभी विक्रयकर्ताओं, मध्यस्थों, शाखा कर्मचारियों आदि को विक्रय करने, पारिश्रमिक तथा पदोन्नति प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध हो सके। तीसरा बिंदु जो ध्यान रखने योग्य है, कार्यों के दोहराव पर रोक। विक्रय प्रदेश को निर्धारित करते समय कार्यों के दोहराव पर रोक लगाने की प्रभावकारी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि एक ही ग्राहक तथा भौगोलिक क्षेत्र के लिए संस्था के एक से अधिक विक्रयकर्ता कार्य करते हैं तो प्रदेशों का ऐसा निर्धारण कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इससे क्या है कि अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होती है और संस्था हानि की ओर अग्रसर हो जाती है। चौथा बिंदु है नियंत्रण योग्य। विक्रय प्रदेश निर्धारित करते समय प्रदेश पर नियंत्रण की सुविधा भी देखनी चाहिए। प्रदेश के कार्यों के नियंत्रण में समय, श्रम एवं धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। और पांचवा बिंदु है तुलना योग्य। विभिन्न विक्रय प्रदेशों की स्थापना करते समय उनमें तुलना योग्यता भी देखनी चाहिए। इस हेतु सभी प्रदेशों के निर्धारण का समान आधार होना चाहिए। समान आधारों पर ही दो या अधिक प्रदेशों के कार्य परिणामों में तुलना की जा सकेगी। और अगला बिंदु है ध्यान देने योग्य बातों में प्रतिस्पर्धी। प्रत्येक विक्रय प्रदेश का आकार तथा कार्यभार इतना अवश्य होना चाहिए कि वह उसके विक्रयकर्ताओं, मध्यस्थों आदि सभी के लिए प्रतिस्पर्धा या चुनौती का कार्य कर सके। और अगला बिंदु है निश्चितता। प्रत्येक विक्रय प्रदेश का आकार या स्वरूप निश्चित होना चाहिए। यदि प्रदेश का भौगोलिक आधार पर विभाजन किया जाता है तो उसकी सीमाएं भी स्पष्ट होनी चाहिए। और अगला बिंदु है मितव्ययी। विक्रय प्रदेशों को निर्धारित करते समय मितव्ययता को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश का आकार कम से कम उतना अवश्य रखना चाहिए ताकि सभी विक्रय खर्चों की पूर्ति के बाद उचित लाभ कमाया जा सके। तो मितव्ययता का भी ध्यान रखना चाहिए कि मितव्ययता का सिद्धांत भी है, उसकी भी पालना करनी चाहिए। अगला बिंदु है लोचशीलता। विक्रय प्रदेशों की स्थापना लोचपूर्ण आधारों पर की जानी चाहिए। उनमें समय, परिस्थितियों तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं संशोधन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे बाजार की स्थिति हो, जैसे ग्राहकों की मांग हो, उसी अनुसार उसमें लोचशीलता का गुण अवश्य होना चाहिए तथा विक्रय प्रदेशों को घटाया
अथवा बढ़ाया जा सकने का गुण होना चाहिए। और अगला बिंदु है निष्पादन में सरलता। विक्रय प्रदेशों की स्थापना करते समय विक्रय कार्य निष्पादन की सरलता एवं सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस हेतु विक्रयकर्ता, मध्यस्थों, शाखाओं आदि के कार्यों की सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। और अगला और अंतिम बिंदु है मूल्यांकन में सुविधा। विक्रय प्रदेश इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए ताकि प्रत्येक प्रदेश तथा उसमें कार्यरत विक्रयकर्ताओं के कार्यों का सतत मूल्यांकन आसानी से किया जा सके। इस तरह से आज हमने ये विक्रय प्रदेश भाग सेकंड में विक्रय प्रदेश के आकार को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन किया। साथ ही विक्रय प्रदेश की स्थापना में ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनकी पालना करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।